पॉइंट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पहली बार से ही एनआरसी और सीएए जो मुद्दा था, वहीं तीसरी बार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर के आया है। जनता दल यू ने एनआरसी पर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने एनआरसी को सपोर्ट ना करने की बात की है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक पंकज सहाय जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि एनआरसी का विरोध हो रहा है। पंकज जी, एनआरसी का विरोध भारत में किस वजह से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अपने मोदी सरकार या एनडीए सरकार, हालांकि अभी जो कहा जा रहा है मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हुई और एनडीए सरकार, तो अभी आपने जो प्रश्न किया कि क्या कारण है कि इनके एनडीए अलायंस के पार्टनर कुछ विवादित मुद्दों को दोबारा से उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं? तो जहाँ तक सामाजिक संरचना की बात है, तो सामाजिक संरचना जो भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, तो यहाँ पे विविध प्रकार के धर्म, जाति, सभी लोग एक साथ रहते हैं और संवैधानिक संरचना के अनुसार यह धर्मनिरपेक्ष देश है। तो स्पेसिफिक होकर के इस्लाम या मुसलमान की हम जब बात करते हैं, एनआरसी, सीएए, तो बड़े सारे भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। उसका कारण वोट का ध्रुवीकरण होता है। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान, मैं समझता हूं एज ए सामाजिक चिंतक, जब आपने कहा तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के विकास के लिए इन मुद्दों का रहना जरूरी नहीं है और धर्म और जाति ही वोट के कारण बनते हैं। यह एक भारी विडंबना है कि हम धार्मिक और जातीय आधार पर वोट लेते हैं और जब आते हैं तो सरकार अलग काम करती है और जब चुनाव होता है तो राजनीतिक संगठन अलग काम करते हैं। अब सवाल आपका यह है कि क्या कारण है कि दोबारा से एनडीए ने ऐसा, या कोई भी पार्टी, एनडीए का कोई अलायंस इस तरह की बातें शुरू करता है। उसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है। आपने, दुनिया जानती है कि मोदी सरकार एक हिंदू समर्थक सरकार है। दूसरा, मोदी सरकार दक्षिणपंथी सरकार है। तो जो लोग एनडीए अलायंस में आए हैं, इनका आधार सर्वधर्म था या फिर यह भी वोट के पोलराइजेशन में इस्लाम और मुसलमान को प्राथमिकता देते हैं। तो जब ये वो सब बातें छोड़ करके जब इनको वोट मिला तो आकर के एनडीए के पार्टनर बन गए, यानी मोदी सरकार को समर्थन दे दिया, तो कहीं ना कहीं जा कर के मुसलमानों को यह संदेश देना है कि मैं यहाँ हूँ तो आपके हित की बात करूँगा, जो कि पता नहीं समय आगे आएगा तो यह संभव होगा या नहीं होगा। इस विवादित मुद्दों को लेकर के एनडीए की सरकार मोदी सरकार पे अपना दबाव बनाए रखना चाहती है। सर, ये मुसलमान जो है बीजेपी से रिलेट क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, मुसलमान जो है, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम वोटर हैं, उनको एक इसकी बेसिक थ्योरी है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति ही सर्वोच्च सत्ता के लिए हुई थी। जब मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो निचले तबके के लोग थे, जो मुश्किल हालात में रह रहे थे, ऐसे लोगों को जब उन्होंने एक आदेश दिया कि आप लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसके तहत कार्य करिए और रहने का सलीका, खाने का सलीका और कैसे समाज में हमको अपनी संरचना को मजबूत करना है, इसके लिए उन्होंने इस्लाम सर्वोच्च है यह कह के उन्होंने एक संगठन तैयार किया जो विश्व स्तरीय स्तर पर यह हुआ। हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटी में है ज़रूर, बट आप ये देखिए कि विश्व में मुसलमान मेजॉरिटी में है। सबसे बड़ी संख्या क्रिश्चियनिटी की है, उसके बाद इस्लाम की है। तो हिंदू तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में है, बट वर्ल्ड वाइड ये माइनॉरिटी में है। तो अभी सर्वोच्चता के आधार पे इस्लाम को या मुसलमान को यह लगता है कि हम वर्ल्ड के सर्वोच्च कम्युनिटी के लोग हैं
और यहाँ हम माइनॉरिटी में होने के बाद भी हम पे जो यहाँ के लोग हैं जो हिंदू धर्म को वोट पोलराइजेशन करने के लिए करते हैं, हालांकि यह कारण नहीं होना चाहिए, उन लोग हम पे सुपरवाइज करते हैं और हमेशा से धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा रखा जाता है वोट बटोरने के लिए। तो एक परंपरा के तहत हिंदुस्तान में कांग्रेस आई, उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट आई, सरकारें आती गई जाती गई, कुछ ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें ये लोग बाइफरकेट करें और सेंट्रलाइज हों और केंद्रित वोट पड़े। तो मुसलमानों के साथ क्या है कि जब भी मोदी जी सत्ता में आए हैं तो इन्होंने नेशनलिज्म को पहला फोकस किया, लेकिन उसको फोकस करने के लिए, सत्ता में आने के लिए इनको एक धर्म पे केंद्रित होना जरूरी था, क्योंकि पहले से वोट का पोलराइजेशन चल रहा है। मुसलमान के वोट को पोलराइजेशन, हिंदू के वोट का पोलराइजेशन करना मैंडेटरी था। तो जब ऑलरेडी सबसे पहले तो मुसलमान वोट पोलराइज हुआ है, अब जाकर के हिंदू वोट को पोलराइज करने का काम चल रहा है, जिसके वजह से सरकारें अपनी बात वहाँ कह पाती हैं। और जितनी भी पॉलिसी मोदी सरकार की होती है, पॉलिसी में सबके लिए होती है, पूरे देश में, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए होती है और उसके लिए योजनाएं बनती हैं और सबको सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं, बात में आते हैं, तो ऐसे भड़काऊ बातें करना, ये सब करना कर करके उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है और तैयार कराया जाता है कि आप एक केंद्रित वोट दें। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी लोग पोलराइजेशन के दौर में हैं। तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका सरकार से बहुत लेना देना होता नहीं है। सरकार एक सेट पैटर्न पे काम करती है और देश में जितनी भी जनता है, जो भी नागरिक है, सबके हित के लिए कार्य करती है। मुसलमान के नहीं जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है, वो है साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स फॉर वोट पोलराइजेशन। इसका कहीं नुकसान उन्हें मुस्लिम समाज को झेलना तो नहीं पड़ा कि जैसे कि अभी इस बार 5 अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं, जिसमें 2 ईसाई हैं, 2 आपके बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और 1 आपका सिख है। तो मुस्लिम, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें मुस्लिम समाज का कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ है। तो क्या ये इनको नुकसान झेलना पड़ा बीजेपी को सपोर्ट ना करके? नहीं, मुसलमान के मंत्री नहीं बनाए जाने से इनका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात है कि मुस्लिम जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मुसलमान आया हो। तो मंत्री बनने के लिए सांसद बनना जरूरी है और सांसद बनने के लिए इन्होंने टिकट की जो संख्या रखी उसमें मुस्लिम को दरकिनार किया गया। बहुत टिकट दिए नहीं गए, कैंडिडेट भी इतने कमज़ोर थे कि जो नहीं जीत पाए, या जो भी होंगे दूसरी पार्टी एनडीए अलायंस से। लेकिन इनका एक सख्त मैसेज तो ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी का कि हम मुस्लिम रहित देश में सरकार बनाएंगे और उसी वजह से हिंदू वोट पोलराइज होगा। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू यह भी चाहते हैं कि देश में किसी भी तरह का भाईचारा मौजूद रहे और शांति सद्भाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। और कोई नहीं चाहता है कि व्यापार और विकास, जहाँ तक ध्रुवीकरण का सवाल है तो अब वैश्वीकरण हो चुका है, तो अब व्यापार बहुत महत्व रखता है और पैसा यानी आपकी करेंसी वो कितना मजबूत होता है और सबके सहयोग से मजबूत होगा, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सभी के अपने अपने रोल हैं कंट्री में। और सभी लोग जब एकजुट होकर के देश को मजबूत करेंगे तभी हम मजबूत बन पाएंगे। और रुपया मजबूत है तो आप देख लीजिए वर्ल्ड वार में हिस्सा ले, अब जो स्थिति बन रही है उसमें इजराइल मजबूत है, अमेरिका मजबूत है, सब मजबूत है। तो जो मजबूत है वो अपना बात को रख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नुकसान नहीं है बीजेपी को, लेकिन पोलराइजेशन में बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ की इनको सीट बढ़नी थी वो घट गई, यह नुकसान हुआ है। तो यह शायद अपना जो केंद्रीकरण करना था, वोट का पोलराइजेशन करना था, मुस्लिम छोड़ के उसमें बहुत संदेश बढ़िया दे शायद नहीं पाए, या कोई और भी कारण रहा हो, हम नहीं जानते हैं, इसके लिए तो राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे। तो लेकिन सरकार चलाने में इस तरह का कोई नुकसान इनको है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसी बात। लगातार 2002 के बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चलाते आए हैं। हालांकि पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, इससे पहले भी 2 बार उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। अब की बार ये मिलीजुली सरकार जो गठबंधन की सरकार है, इससे क्या लगता है कि मोदी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं? देखिए, जब बहुमत नहीं होता है तो जो नेता है
जो सदन का, संसद का जो मेजॉरिटी पार्टी है, उसका जो नेता है, उसको कहीं न कहीं बहुमत को बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, सभी की बातें सुननी पड़ती हैं। अभी तक मोदी सरकार थी और इन्होंने एक चीज़ मैंने और सुना है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मोदी सरकार थी। तो मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में होने के वजह से निर्णय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय लेता था। भारतीय जनता पार्टी का जो रिफ्ट या संदेश देना पड़ गया मोहन भागवत जी को कल, कि जो संघ के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं कि विवाद है या कुछ इस तरह का डिस्प्यूट है, ऐसा है नहीं। तो यह बयान देना पड़ गया, तो ये भी समझ लीजिए कि कहीं न कहीं थोड़ा सा मनमुटाव होगा। लेकिन एनडीए को मिला करके सरकार बनाया गया है, तो अब कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी और अब हम इसको एनडीए सरकार ही कहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करनी पड़ेगी कि अब संख्या बल में कमज़ोर है, तो जोड़ तोड़ तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। और किनके मुद्दे जो अपने हित के मुद्दे हैं, वो उनको अगर कहीं दांव पे लग रहा होगा तो डेफिनेटली एनडीए वहाँ से विड्रॉ करने का सोचेगा, क्योंकि उसको भी अपनी राजनीतिक साख जमानी है। तो अब वो स्थिति तो नहीं रहेगी, स्वाभाविक है। बाकी नेतृत्व में अगर दम है तो डेफिनेटली सरकार चल जाएगी। सबको एक साथ लेके चलने का कलाकारी अगर है, और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री में सबको एक साथ एक मंच पे बैठाने की क्षमता है, क्योंकि G20 समिट में भी मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा कंट्री के लोग यहाँ आए थे, वहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि सभी को एक सर्वमान्य स्टेटमेंट देने के लिए तैयार करवा लेना। तो उनमें क्षमता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरह से सरकार चला कर 5 साल पूरा करेंगे। आपका धन्यवाद।